साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए आज की बात कड़ी के माध्यम से 27 और 28 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण तथ्य, ऐसे तथ्य जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको बता दें कि करंट अफेयर्स की आज की बात के 27 नवंबर 2021 के वीडियो को हमने 28 नवंबर 2021 के वीडियो के साथ ही अटैच किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन आप उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें जो महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं 27 और 28 नवंबर की वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो इस समय विश्व में और भारत में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सबसे पहले देखते हैं जो आज की वीडियो का सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के विषय में, जिसके कारण विश्व भर में दहशत फैली हुई है। साथियों जी हाँ, कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिला है जिसे हम ओमिक्रॉन B.1.1.1.529 के नाम से जान चुके हैं। अब इस विषय में हम चर्चा करते हैं कि यह ओमिक्रॉन B.1.1.1.529 क्यों विश्व भर में दहशत फैला रहा है, क्यों लोग इससे डरे हुए हैं, तमाम विश्व इससे दहशत में क्यों है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पूर्ण जानकारी इसके विषय में लेनी होगी। तो आइए पॉइंट 2 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीकी देश जिसमें यह वायरस पाया गया और 27 नवंबर 2021 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया। तो साथियों यह मिला है बोत्सवाना देश में। इसे हम ओमिक्रॉन कह सकते हैं, इसे हम ओमिक्रॉन के नाम से भी पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में, आप प्रत्येक प्रश्न को नोट करें ताकि आप इन सब को एक कॉपी में एक स्थान पर शामिल कर सकें, लिख सकें और परीक्षा के समय उसी के माध्यम से आप पढ़ सकें। यहाँ तीसरा बिंदु महत्वपूर्ण है कि दक्षिण अफ्रीकी देशों के लिए उड़ानों पर पाबंदी लगाने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ ब्रिटेन ने पाबंदी पहले ही लगा दी थी और अब इनमें शामिल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, ईरान, जापान, थाईलैंड और अमेरिका। हम आने वाले समय में और बहुत सारे ऐसे विश्व के देशों को पढ़ेंगे जो दक्षिण अफ्रीकी देशों से दूरी बनाना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी इस खतरनाक वेरिएंट को अपने देश में नहीं लाना चाहता। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसकी पुष्टि अब तक कौन कौन से देश कर चुके हैं। तो साथियों यहाँ इजराइल, हांगकांग के साथ जर्मनी में भी, जो यहाँ लिखा नहीं गया है लेकिन उसमें भी कुछ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसका कारण ओमिक्रॉन वेरिएंट को माना गया है। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट जिसका नाम अब तक की प्रचलित पद्धति से हटाकर किया है वो कौन सा है। तो वो यही ओमिक्रॉन खतरनाक वेरिएंट है कोरोना का, जिसका नामकरण एक अलग पद्धति से किया गया है। अब हमें जानना होगा कि इसके पीछे कारण क्या है, या जिस तरीके से हमने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, कप्पा आदि कोरोना वेरिएंट हमने पढ़े हैं, तो वो इनसे अलग कैसे हैं और इनका नामकरण कैसे होता है। तो यहाँ जान लेते हैं प्रश्न संख्या 6। कोरोना वायरस के प्रारूपों का नामकरण एक व्यवस्था के तहत WHO ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों को क्रम से लेकर करता है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा आदि इसी क्रम में है। वहीं जो पिछला वेरिएंट डेल्टा था वो खासा खतरनाक साबित हुआ और इसी परिपाटी के अनुसार नए वेरिएंट का नामकरण होना चाहिए था, जो अगर होता तो वह वर्णमाला के अक्षर नू या शी से होना चाहिए था, परंतु WHO ऐसा करने से बच गया और WHO ने इस परिपाटी से हटकर ओमिक्रॉन नाम दिया कोरोना के नए वेरिएंट को। आखिर क्यों? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नाम के कारण। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नाम में शी शब्द का प्रयोग हो रहा है और WHO नहीं चाहता कि यदि हम शी नाम को लेकर के कोरोना का कोई नया वेरिएंट का नाम रखें, इससे चीन एक नया झमेला स्टार्ट कर दे
इसीलिए वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नाम में शी का प्रयोग होने के कारण इस परिपाटी से दूरी बनाए हुए है और इसीलिए उसने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ 7वें बिंदु की बात करें तो सवाल उठता है कि 30 नवंबर से जेनेवा में शुरू होने वाली विश्व व्यापार संगठन जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शीर्ष स्तरीय बैठक को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। आखिर ऐसा WTO ने क्यों किया? मित्रों, यह बैठक जेनेवा में होनी थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूरोपीय देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण पहले ही बहुत सारे देश उड़ान बंद कर चुके हैं, ना फ्लाइट है, एरोप्लेन कोई नहीं जा रहा है। तो जब बैठक में पहुंचने वाले लोग ही नहीं पहुंच पाएंगे तो इस बैठक का फायदा क्या रहेगा? इसी को ध्यान में रखते हुए जो जेनेवा में WTO की बैठक होनी थी, अभी उसका कोई समय निश्चित नहीं है, वो कब होनी है? कारण बिल्कुल साधारण है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण। 8वां बिंदु इस समय चर्चा में है, हम लगातार टेलीविजन के माध्यम से खबरों में हैं, वीर सावरकर। जी हाँ, वीर सावरकर जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को संज्ञा दी, पहले जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई थी उसको। इनके ऊपर केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय कुमार माहुरकर ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वीर सावरकर द मैन हु कुड प्रिवेंट पार्टीशन, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो बंटवारे को बचा सकता था, वीर सावरकर। इसी विषय पर यह पुस्तक का नाम है और इसके लेखक केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय कुमार माहुरकर हैं। बिंदु 9 हमें यह बताता है कि उद्योग संगठन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने GST परिषद से दरों को नीति संगत बनाने का अनुरोध किया है, अर्थात GST की दर अगर इनकी सिफारिश GST परिषद मान लेती है तो होंगी 5%, 10%, 15% के 3 स्लैब होंगे। अब जो दर हैं वो 4 हैं, 5% है, एक 12 है, एक 18 है और एक 28 है। तो इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये GST को गुजारिश की है कि जो 12% है उसको तो 10% में सम्मिलित कर लिया जाए और जो 18% है उसको 15% में सम्मिलित किया जाए। यही 3 स्लैब होने चाहिए और जो 28% है उस स्लैब में मैक्सिमम 25 वस्तुएं होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए वो 25 वस्तुओं पे तो 28% फाइनल है, लेकिन इन्हें आगे जो लगाया जाए वो 5%, 10% और 15% के स्लैब में लगाया जाए, जो अभी 4 स्लैब 5, 12, 18 और 28 में लगाई जाती हैं। यहाँ बिंदु 10 है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की मिलीजुली एक गैस पाइपलाइन परियोजना है जो अफगानिस्तान से होकर के तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और भारत के रास्ते जुड़ी हुई है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह गैस का आदान प्रदान हो सके। और अब इस परियोजना में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा, क्योंकि वह कोई भी आर्थिक गतिविधि ना शुरू कर रहा है ना करने दे रहा है। इसीलिए इस परियोजना को हम तापी परियोजना के नाम से जानते हैं और यह अभी पूरी तरह से रुकी हुई है। आप तापी परियोजना को ऐसे भी याद कर सकते हैं, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान एंड I फॉर इंडिया। यह 4 देशों की मिलीजुली गैस पाइपलाइन है जो अभी कार्य इस पर कोई नहीं हो रहा है, ये रुका हुआ है। कारण आप सब जानते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान का हस्तक्षेप। आइए आगे बढ़ते हैं। बिंदु 11 कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब आया है आज के लिए महत्वपूर्ण है तो आपको बता दें कि अब पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी और ना ही कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये कहा है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब तो कृषि कानून तक वापस हो गए, तो पराली किसान, जो किसान पराली जला रहे हैं उन्हें भी कोई कार्रवाई से मुक्त कर दिया गया है। इसका नज़रिया क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, आप सब जानते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, यह महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की वीडियो का। एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में। विशेष इसमें यह रहा कि उत्तर प्रदेश में 350 किलोलीटर क्षमता के प्लांट में सीरा, ये यहाँ आप पढ़ें इसको, सीरा चीनी का घोल
जौ, मक्का समेत अन्य अनाज से बनाया जाएगा। एथेनॉल प्लांट 2022 में तैयार होगा। इसका शिलान्यास हो चुका है, योगी जी कर चुके हैं और यह मैजापुर चीनी मिल जिला गोंडा के अंतर्गत है। इसमें विशेष इसीलिए है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बनने वाला है। यहाँ 13वां प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है। 2021 में इसे 46वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि 2020 में 48वां था। भारत लगातार नवाचार सूचकांक में ऊपर ही बढ़ता जा रहा है, यह हमारे लिए अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। बिंदु 14 हमें ये बताता है कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 दिवसीय 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन हुआ। व्यापार मेले में 24 राज्यों की प्रदर्शनी ने भाग लिया, जिसमें सर्वोच्च प्रदर्शनी, सर्वोच्च पदक, स्वर्ण पदक बिहार राज्य को मिला है। फोकस राज्य के तौर पर स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश और झारखंड को मिला है। मित्रों, जो आगे 2022 का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत के प्रगति मैदान में आयोजित होगा, उसकी थीम लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर ग्लोबल होगी। यहाँ आप 4 पढ़ें, लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर ग्लोबल होगी। इस बार के मेले की थीम लोकल फॉर वोकल रही। आइए आगे बढ़ते हैं। यह विषय वास्तव में चर्चा का है और खास मैं आपका थोड़ा सा ध्यान भी यहाँ चाहूँगा, क्योंकि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण एक दिन में ब्रेंट क्रूड के दाम में 11.6% की गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल की कीमत $72.72 हो गई। इस घटती हुई कीमत का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुनिया के कौन कौन से देश क्रूड को कम करने के चक्कर में डिसीजन ले चुके हैं, ये हमें देखना है। आगामी 2 दिसंबर को ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, जिन्हें हम ओपेक के नाम से भी जानते हैं, के सदस्य देशों की बैठक होने वाली है, जहां तेल के उत्पादन को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसका प्रभाव ये हो सकता है कि भारत में पेट्रोल व डीजल के दाम कम हो सकते हैं, महंगाई में और कमी होने की संभावना है। आगे देखिएगा। यह चर्चा का विषय है कि भारत, अमेरिका, जापान, कोरिया, चीन जैसे देशों ने कच्चे तेल के दाम को कम करने के लिए अपने भंडारण से तेल की खपत करने का फैसला किया है। भारत और अमेरिका ओपेक से अपने उत्पादन बढ़ाने की गुजारिश कर चुके हैं, ताकि कच्चे तेल के दाम में नरमी आ सके। वहीं विशेष आपको ये पता होना चाहिए कि भारत अपनी कुल खपत का 85% कच्चा तेल आयात करता है, यानी कि हमारे यहाँ केवल 15% ऑयल है, बाकी हम 85% बाहर से मंगाते हैं। और कच्चे तेल के दाम से भारत के आयात बिल में बढ़ोतरी होती है, यह भारत में महंगाई का एक कारण है, यह महंगाई को करता है। इसीलिए अब आगे आने वाले समय में हमें तेल की कीमत कुछ कम होती अवश्य नजर आएंगी। यह रहा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इसमें बहुत कुछ है जो आपकी परीक्षाओं में आपको मिलता है। आप उसे अपनी कॉपी पे लिखें, समझें, जो बात ना समझ में आए उसको आप कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर करें, दीजिएगा मुझे अमित तेवतिया को अनुमति। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।